एपिसोड 2 की शुरुआत किरी के स्कूल में होती है, जहां कातायामा फिर से लेट आया था। टीचर योकू तो उसे अपनी बेंच पर बैठने को बोलता है, लेकिन तभी वो देखता है कि कातायामा की भीड़ भूल गई है। वो उससे इस बारे में पूछता है तो कातायामा बोलता है कि किसी वजह से मेरी पीठ पर सूजन आ गई है। कातायामा बहुत ही धीरे धीरे चलकर अपनी बेंच पर बैठ जाता है और सभी बच्चों को वो काफी अजीब और डरावना लग रहा था। कुछ लोग कहते हैं कि उसकी पीठ एक स्नेल के शेल जैसी लग रही है। वहीं किरी समझ गई थी कि कातायामा पर भी उजुमाकी का कर्ज लग चुका है। इसके बाद हम टाउन के बाहर एक टूटे पुराने घर को देखते हैं, जिसमें एक कपल आराम कर रहा था, जिनके नाम है काजुमोरी और यूरिको। अचानक ही उन्हें कुछ आवाज आती है और वो दो सांपों को देखते हैं जो कि आपस में उलझे हुए थे। लड़की पूछती है कि क्या वो लड़ रहे हैं जैसे हम दोनों के पेरेंट्स लड़ते रहते हैं और एक दूसरे का गला दबाते रहते हैं, जिस पर लड़का बोलता है कि वो लड़ नहीं रहे बल्कि मेटिंग कर रहे हैं। वो दोनों सांप रेंगते हुए एक गड्ढे में चले जाते हैं। उस दिन किरी अपने एक दोस्त शीनो के साथ स्कूल से वापस आ रही थी और वो दोनों एक कब्रिस्तान के साथ से गुजर रही थी। शीनो बोलती है कि पता नहीं अजामी कहाँ लापता हो गई है। किरी को तो उसकी बहुत याद आती होगी ना, और उसे पुलिस ने पूछताछ के लिए भी बुलाया था। किरी इसका कोई जवाब नहीं देती क्योंकि वो जानती है कि अजामी मर चुकी है। शीनो फिर बोलती है कि पता है अब मरे हुए लोगों को जलाने की जगह पर दफनाया जाता है, क्योंकि जलाने से आसमान में स्पाइरल्स नजर आ रहे थे। ऐसा कहा जा रहा था कि फर्नेस में कुछ गड़बड़ है और मौसम भी खराब चल रहा है, इसीलिए आसमान में स्पाइरल्स बन जाते होंगे। ऐसे स्पाइरल्स दूसरे शहरों में भी बने हैं, लेकिन सिर्फ तभी जब इस टाउन के किसी इंसान को जलाया जाता है, जो कि काफी अजीब बात है। इसीलिए अब सभी लोगों को दफनाया ही जाता है ताकि उनके धुएं से स्पाइरल्स ना बने। इस बात से शीनू को काफी डर लग रहा था कि उनके स्कूल के रास्ते में डेड बॉडीज गड़ी हुई हैं। अब अचानक ही उन दोनों के सामने एक लड़का आकर इन्हें डरा देता है। इस लड़के का नाम यामागुची है, जिसे लोग जैक इन द बॉक्स कहकर भी बुलाते हैं, क्योंकि ये हमेशा ही लोगों को अचानक से डरा देता है। यामागुची को बचपन से ही किरी पर क्रश है और वो एक बार फिर से उसे आई लव यू बोलता है। शीनो उससे बोलती है कि वो अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहा है, किरी का ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। यामागुची बोलता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता, वो फिर भी किरी को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है। इतनी सुंदर लड़की को उसके साथ देखकर सभी लोग चौंक जाएंगे। किरी बोलती है कि मुझे परेशान करना बंद करो और वो यहाँ से जाने लगती है। यामागुची चिल्लाकर कहता है कि वो हार नहीं मानेगा और एक दिन किरी जरूर उसके प्यार में गिरेगी। किरी अब अपने घर की तरफ जाने लगती है। रास्ते में वो देखती है कि काजुनोरी और यूरिको के फादर्स उन्हें एक दूसरे से अलग कर रहे थे और उन्हें पीट भी रहे थे। किरी काजुनोकी के पास जाकर उससे पूछती है कि वो ठीक तो है। काजुनोरी जब छोटा था तो उसकी फैमिलीज इस टाउन में रहने आई थी। वो लोग एक पुराने घर में रहने लगे थे और लोग इसे गरीबों का घर भी कहते हैं। काजुनोरी और यूरिको पड़ोसी हैं और उनका घर बिल्कुल आसपास है, लेकिन उनके पेरेंट्स एक दूसरे से नफरत करते हैं। काजुनोरी को लगता है कि वो लोग संकी हैं, क्योंकि वो लोग इस बात को सहन नहीं कर सकते कि वो लोग कितने गरीब हैं, तो वो अपना ध्यान भटकाने के लिए आपस में लड़ते रहते हैं। जब दो संकी लोग आपस में लड़ते हैं तब वो उलझ जाते हैं, इतने कि फिर उन्हें अलग करना नामुमकिन हो जाता है। किरी बोलती है कि लेकिन तुम तो उनकी तरह संकी नहीं हो। काजुनोरी कहता है कि हाँ, वो और यूरिको अभी उतने पागल नहीं हुए हैं, लेकिन यहाँ रहे तो वो जरूर पागल हो जाएंगे, इसलिए वो दोनों साथ मिलकर भागने का प्लान बना रहे हैं। वो लोग परसों शाम को ट्रेन में बैठकर यहाँ से भाग जाएंगे। वो किरी से प्रॉमिस लेता है कि वो इस बारे में किसी को ना बताए, और किरी कहती है कि वो नहीं बताएगी। इसके बाद किरी हॉस्पिटल जाती है सुइची की मदर को देखने के लिए, जो अब तक तो ठीक है। वो सुइची को काजुनोरी के बारे में बताती है कि काश वो दोनों खुशी से रह सकें। सुइची बोलता है कि स्पाइरल के कर्ज की वजह से उनकी फैमिली आपस में लड़ती है। मैंने उनके घर में स्पाइरल सेंस किया है, स्पाइरल ही उन्हें संकी बना रहा है और उनकी आत्माओं को घुमा रहा है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन उनके मोहल्ले में स्पाइरल कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है और अब तो पूरा टाउन स्पाइरल के कर्ज की चपेट में आता जा रहा है। वो किरी को एक लड़की की फोटो दिखाते हुए कहता है कि जब भी कोई स्पाइरल के कांटेक्ट में आता है तो उसे सभी की अटेंशन अपनी तरफ चाहिए होती है, जिसके लिए वो किसी भी हद तक चला जाता है। अब सुइची नोटिस करता है कि किरी के बाल बड़े हो गए हैं। किरी अपने घर जाकर आईने में देखती है कि उसके बाल सच में अचानक ही लंबे हो गए थे। अगले दिन जब किरी अपने स्कूल में जाती है तो सभी लोग उसके बालों की तरफ घूर रहे थे। यूको नाम की एक लड़की बोलती है कि किरी, तुम्हारे बालों को क्या हुआ? किरी पीछे मुड़कर देखती है कि उसके बाल कर्ली हो गए थे और स्पाइरल्स का शेप बना रहे थे। किरी को समझ नहीं आता कि ये कैसे हो गया। यूको बोलती है कि उसे चोटी बांध लेनी चाहिए। अब क्लास के दौरान अचानक ही किरी की चोटी खुल जाती है और उसके बाल अपने आप ही वापस से कर्ली हो जाते हैं। तभी इन्हें खिड़की पर किसी का चेहरा नजर आता है। सभी बच्चे ये देखकर डर जाते हैं कि कोई स्कूल की बिल्डिंग पर रेंग रहा था, और ये कोई और नहीं बल्कि कातायामा था। ये लोग बाहर से देखते हैं कि कातायामा एक स्नेल बन चुका है और बिल्डिंग पर रेंग रहा है। वो बहुत ही डरावना दिख रहा था। उसकी आंखें भी स्नेल की तरह बाहर निकल आती हैं, लेकिन
उसकी इस हालत पर भी क्लास का बुली सुमुरा उस पर हंस रहा था। कीरी अब स्कूल से निकलकर हेयर सैलून जाती है। वो अपने बाल कटवा कर छोटे करवाना चाहती थी, लेकिन जैसे ही सैलून वाली वो लड़की कीरी की बाल काटने जाती है तो उसके बाल उस लड़की को पकड़ लेते हैं। वो लड़की चिल्लाते हुए कीरी को मॉन्स्टर बुलाती है और वहाँ से भगा देती है। कीरी के बाल अब अपने आप ही हिल रहे थे और वो धीरे धीरे बड़े भी होते जा रहे थे। उसके पेरेंट्स उसे हॉस्पिटल ले जाने की बात करते हैं तो कीरी के बाल उसका गला दबाने लगते हैं। कीरी का छोटा भाई मित्सुओ कहता है कि उसके बाल गुस्सा हैं, इसीलिए उसका गला दबा रहे हैं, वो हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते। कीरी के डैड कहते हैं कि शायद मित्सुओ सही कह रहा है और वो उसे हॉस्पिटल नहीं ले जाएंगे। ये देखकर कीरी के बाल उसका गला छोड़ देते हैं और उनमें बने स्पाइरल्स को देखकर कीरी की फैमिली पर भी कर्ज लग जाता है। अगले दिन कीरी वापस स्कूल जाती है। सभी लोग उसके बालों को घूरने लगते हैं, जैसे कि सभी उसके बालों की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। यूको को अब कीरी से जलन होने लगती है और वो कहती है कि वो कीरी से ज्यादा टेंशन लेकर रहेगी। इधर सुमुरा अब भी कातायामा का मजाक उड़ा रहा था और जब वो कीरी के बाल देखता है तो उस पर भी स्पाइरल का कर्ज लग जाता है। कीरी अब उस पिंजरे के पास आती है जिसमें कातायामा को बंद किया गया है। वो पूरी तरह से एक स्नेल बन गया था और अपने शेल के अंदर सो रहा था। टीचर्स ने उसके पेरेंट्स को बुलाया था जो बताते हैं कि कातायामा कुछ दिनों से घर ही नहीं आया। टीचर उन्हें पिंजरे के पास ले जाकर बताता है कि यही आपका बेटा है। स्नेल को देखकर दोनों डर जाते हैं और कहते हैं कि ये कैसा मजाक है, ये हमारा बेटा नहीं हो सकता। और इतना कहकर वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं। कीरी को कातायामा के लिए बहुत बुरा लगता है और वो नल चालू करके उस पर पानी डालने लगती है क्योंकि स्नेल्स को हमेशा गीला रहना ही पसंद होता है। कीरी जब वापस जाती है तो कई सारे लोग उसके बालों को देखते हुए उसके पीछे पीछे जाते हैं। सुमुरा भी उसके पीछे था, लेकिन वो बहुत ही स्लो हो गया था। स्टेशन पर भी लोग बस कीरी के बालों को ही घूर रहे थे और शुइची भी उससे मिले बिना यहाँ से चला जाता है। अब घर जाते समय कीरी को वापस से यागामुची मिलता है और कहता है कि वो उसके लिए एक प्यारा सा तोहफा लाया है, इसे खोल कर देखो। कीरी कहती है कि वो ये नहीं ले सकती, वो पहले ही किसी और को पसंद करती है। यागामुची बोलता है कि वो ऐसा क्या करे जिसे कीरी को उसका सच्चा प्यार दिखाई दे। इसके बाद वो बीच सड़क पर आकर खड़ा हो जाता है और कीरी से कहता है कि देखो, मैं अपने प्यार की ताकत से उस कार को रोक के दिखाता हूँ, लेकिन वो कार नहीं रुकती और उस कार के टायर तले कुचले जाने से यागामुची मारा जाता है। वो उसके लिए तोहफे में जैक इन द बॉक्स वाला खिलौना लेकर आया था। अगले दिन जब सभी लोग स्कूल जाते हैं तो उन्हें फिर से बिल्डिंग पर एक स्नेल रेंगता हुआ नजर आता है। लोगों को लगता है कि कातायामा अपने पिंजरे से बाहर निकल गया है, लेकिन ये कातायामा नहीं था बल्कि सुमोरा था। अब उसे भी पिंजरे के अंदर डाल दिया जाता है और दोनों स्नेल्स आपस में मेटिंग करने लगते हैं। अब पीछे क्यूगो कीरी को आवाज लगाती है। उसने भी अपने बाल कीरी के जैसे कर लिए थे ताकि अब उसे भी कीरी से ज्यादा अटेंशन मिले। वो कीरी से लड़ने आई थी, लेकिन कीरी को उससे लड़ने का कोई शौक नहीं था। इन बालों की वजह से वो बहुत ज्यादा थक रही थी। यूगो बोलती है कि उनमें से कोई एक ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो सकती है। अब वो कीरी पर अटैक कर देती है और उसका गला दबाने लगती है। कीरी के बाल भी क्योको पर अटैक कर देते हैं और बालों की लड़ाई होने लगती है। तभी शुइची एक कैंची लेकर यहाँ आता है और क्योको के बाल काट कर कीरी का गला आजाद करता है, लेकिन कीरी अब तक बेहोश हो गई थी। कीरी के बाल शुइची को पूरी तरह से लपेट लेते हैं और कीरी नीचे गिर जाती है। यह देख क्योको हंसने लगती है क्योंकि अब सिर्फ वही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है और वो मटकते हुए यहाँ से चली जाती है। इधर शुइची कैंची से बाल काटते हुए उनमें से बाहर निकलता है और फिर कीरी के भी बाल काट के उन्हें छोटे कर देता है। इधर क्योको को सभी घूर रहे थे और उससे मिल रही इस अटेंशन से वो बहुत खुश हो रही थी, लेकिन ये बाल उसकी सारी एनर्जी चूस लेते हैं जिससे वो बहुत थक जाती है। लेकिन उसे अब भी और अटेंशन चाहिए थी। वो खंबे को पकड़कर खड़ी हो जाती है और उसके बाल उस खंबे से लिपट जाते हैं जैसे किसी पेड़ की बेलें लिपटती हैं और क्यूको की वहीं पर मौत हो जाती है। इधर कीरी को होश आता है और टीचर चिल्लाता है कि कातायामा और सुमोरा अपने पिंजरे से भाग चुके हैं, उन्हें जल्दी पकड़कर मारना होगा वरना वो टाउन में आतंक फैला देंगे। उन दोनों के रेंगने के निशान पीछे छूटे हुए थे जिनका कीरी और शुइची पीछा करने लगते हैं। उनका पीछा करते हुए वो लोग स्कूल वाली पहाड़ी पर जाते हैं जहाँ उनका टीचर मोतोका एक गड्ढे के पास बैठा हुआ था जिसमें ढेर सारे अंडे थे। मोतोका बोलता है कि ये अंडे उन दोनों स्नेल्स ने ही दिए हैं। कीरी को समझ नहीं आता कि वो दोनों तो मेल हैं, तो उन दोनों ने अंडे कैसे दिए। मोतोका बताता है कि स्नेल्स मेल या फीमेल नहीं होते बल्कि वो हर्माफ्रोडिटिक होते हैं। अगर इन अंडों से बच्चे बाहर आ गए तो पता नहीं टाउन का क्या होगा। इसीलिए कोतोका अपने पैरों से उन सभी अंडों को फोड़ने लगता है। कीरी उसे अंडे फोड़ने से मना करती है और कोतोका बोलता है कि वो लोग अब इंसान नहीं हैं और वो सभी अंडों को कुचल देता है। कीरी को अचानक याद आता है कि आज तो काजुनोरी और यूरी को भागने वाले हैं और उन्हें देखने के लिए वह दोनों स्टेशन की तरफ जाने लगते हैं। काजुनोरी और यूरी को भागते हुए इनके पास आते हैं और बताते हैं कि बाहर निकलते हुए उनके पेरेंट्स ने उन्हें देख लिया था और वो लोग स्टेशन पर इन्हें रोकने के लिए खड़े हैं। सुइची कहता है कि उन्हें बीच की तरफ जाना चाहिए, वहाँ किसी रास्ते से ये टाउन के बाहर जा सकते हैं। ये चारों अब बीच की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन काजुनोरी और यूरी के फादर्स इन्हें देख लेते हैं और इनका पीछा
करने लगते हैं। भागते हुए सभी बीच तक आ जाते हैं, लेकिन काजुनोरी और यूरिकी बहुत थक गए थे और उनके फादर्स उन्हें पकड़ लेते हैं। यूरिकी बोलती है कि क्या उन्हें फिर से अलग कर दिया जाएगा, जिस पर काजुनोरी बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, अब से उन्हें कोई भी अलग नहीं कर पाएगा, वो साथ में उलझेंगे। इतना कहकर काजुनोरी अपने शरीर को मरोड़ लेता है, जो देख सब हैरान रह जाते हैं। इसके बाद यूरिको भी खुद को मरोड़ लेती है और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर आपस में उलझने लगते हैं, बिल्कुल दो सांपों की तरह। यूरिको के डैड उन दोनों को अलग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो एक स्टील केबल की तरह टाइट हो गए थे। यूरिको कहती है कि हमें अकेला छोड़ दो, वो उनके प्यार को अलग नहीं कर सकते, वो अब हमेशा साथ रहेंगे। इसके बाद दोनों रेंगते हुए समुद्र के अंदर चले जाते हैं। अब उस रात को अचानक ही उस टाउन का लाइट हाउस, जो कि कई सालों से बंद पड़ा है, अचानक ही चालू हो जाता है। किरी रास्ते में एक औरत को देखती है जो कि बस गोल गोल चक्कर लगा रही थी, जबकि उसे लग रहा था कि वो अपने घर जा रही है, लेकिन वो बहुत देर से एक ही जगह पर चल रही है। किरी सोचती है कि अब ये क्या नया लफड़ा शुरू हो गया। स्टेशन के बाहर भी एक आदमी गोल चक्कर लगा रहा था। वो कहता है कि कोई मेरी मदद करो, मैं सीधा नहीं चल पा रहा। एक और लड़की थी जो कि एक ही जगह पर गोल गोल घूम रही थी। स्कूल में अब सब बातें कर रहे थे कि वो पुराना लाइट हाउस अचानक ही जलने लगा, जबकि वो कई सालों से बिगड़ा पड़ा था। लड़की भी है कि उसने सुना है कि अगर कोई उस लाइट हाउस की लाइट में देख ले तो वो पागल हो जाता है और गोल गोल चक्कर लगाने लगता है। अब अचानक ही गेट खोलकर इनका टीचर पोतुका अंदर आता है, जो खुद भी अब एक स्नेल बन चुका था और ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर पर हजारों अंडे हों। खैर, फिर भी बेचारा बच्चों को पढ़ाने आया है। किरी जब स्कूल से घर आती है तब उससे अपना छोटा भाई मित्सुओ मिलता है, जो कि जल्दी में कहीं जा रहा था। वो लोग बीच पर जाके देखते हैं कि एक बोट किनारे से टकरा गई थी। लोगों को समझ नहीं आता कि ये कैसे हुआ। कल तो लाइट हाउस भी चालू था। बोट पर जो 3 लोग थे वो बोट टकराने के बाद उसी पर चक्कर लगाने लगे और तीनों पानी में जा गिरे। लोगों ने एक को तो बचा लिया, लेकिन बाकी के 2 लोग लापता हैं। एक आदमी बोलता है कि कल रात को 5 एक्सपर्ट लोग लाइट हाउस को चेक करने उसके अंदर गए थे, लेकिन अब 5 की कोई खबर नहीं है। मित्सुओ अब अपने कुछ दोस्तों के साथ लाइट हाउस की तरफ जाने लगता है। किरी उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो अंदर चले जाते हैं। किरी भी अंदर जाकर मित्सुओ से कहती है कि वो तुरंत नीचे आए, लेकिन उसके दोस्त बोलते हैं कि ये सीढ़ियाँ कितनी कमाल की हैं, चलो ऊपर की तरफ चलते हैं। किरी भी ऊपर जाने लगती है, लेकिन इन सीढ़ियों पर उसे बहुत थकान हो जाती है, जैसे वो एक ही जगह पर बार बार घूम रही हो। साथ ही उसे यहाँ पर कोई चीज जलने की बदबू आ रही थी। अचानक ही किरी को सीढ़ियों पर कुछ लाशें दिखती हैं, जो कि बुरी तरह से जल गई थीं। ये उन्हीं 5 लोगों की लाशें हैं जो कल रात लाइट हाउस चेक करने आए थे। किरी देखती है कि 2 बच्चे डर के मारे यहीं पर बैठ गए थे। वो बताते हैं कि मित्सुओ और उसका दोस्त ऊपर गए हैं। किरी उनसे कहती है कि वो उन्हें लेने जा रही है, तुम दोनों जल्दी यहाँ से निकलो। किरी अब लाइट हाउस के टॉप पर पहुंच जाती है, जहाँ पर एक बड़ा सा स्पाइरल था। मित्सुओ कहता है कि वो हिल नहीं पा रहे, ये स्पाइरल हमें घूर रहा है। किरी कहती है कि ये लाइट हाउस का लेंस है, ये लेंस गोल गोल ही होते हैं, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही अजीब लग रहा था, जैसे ये पिघल गया हो। अब किरी देखती है कि सूरज ढलने वाला है और ऐसा होते ही लाइट हाउस की लाइट ऑन हो जाएगी। वो समझ जाती है कि लाइट ऑन होते ही यहाँ का तापमान बढ़ जाता होगा और उसी से वो 5 लोग जलकर मारे गए। वो मित्सुओ को लेकर तुरंत ही नीचे जाने लगती है। सूरज ढलते ही लाइट हाउस का लेंस जलने लगता है और हीट उनकी तरफ आने लगती है। मित्सुओ का दोस्त होकर खाकर गिर जाता है और हीट वहीं उसे जलाकर राख कर देती है। ये हीट गिरी और मित्सुओ तक भी पहुंच जाती है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको उज़ुमाकी का ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।